हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जा रही है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसे पूछते हैं कि मैम हाउ टू स्कोर 20 प्लस इन इंग्लिश। देखो 20 प्लस इज एन इजी टारगेट, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर 22 प्लस इन इंग्लिश आउट ऑफ 24। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग। हम सबको पता है कि योर एग्जाम इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन रीडिंग। इसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए और बहुत सारे बच्चों को रीडिंग एक स्लीपिंग पिल की तरह लगती है, राइट? तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग अ रीडिंग हैबिट। रीडिंग इज द कॉर्नरस्टोन। अब रीडिंग में भी बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे जब पैसेज पढ़ते हैं तो पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, लास्ट पढ़ लिया और बीच में एज्यूम कर लिया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके आंसर्स हैं वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, एजम्पशन बेस्ड नहीं होने चाहिए। तो ये टेक्निक बिल्कुल गलत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे बायस्ड हो जाते हैं एंड दे डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन डाइवर्सिफाइड रीडिंग। जो आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का सेक्शन है, उसमें आर्ट्स लिटरेचर से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, कल्चर से, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर तरह के पैसेजेस आते हैं। तो आपको सभी चीजों पर फोकस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बायस्ड हैं। You should be open to all kinds of reading. The next important thing is while reading, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाते हैं। They start rushing through the passage. और जब आप ऐसे करते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं। You start overlooking a lot of details. You start overlooking the context. अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप क्वेश्चंस कैसे आंसर कर पाएंगे? While reading, make sure आपको बेसिक और एडवांस डायमेंशंस अच्छे से आइडेंटिफाई करने आते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करने के बारे में। मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, ट्रांजिशन वर्ड्स, पैटर्न समझना कि पैसेज 1, पैसेज 3 कैसे लिंक्ड है। इसके अलावा ऑथर की टोन समझना, पर्पस समझना, एटीट्यूड समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉप ओवरलुकिंग ऑल दीज डिटेल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कंसेप्ट क्लैरिटी। बच्चों को लगता है इंग्लिश ही तो है और लास्ट ईयर तो बहुत इजी पेपर आया था, तो आपको रीसेंसी बायस भी हो गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस ही नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। अगर आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो आप कैसे कर पाएंगे? हाउ विल यू नो द ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन विदाउट लर्निंग अबाउट देम, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप पहले अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम करें और अपनी फाउंडेशन पर काम करें। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, जब भी आप तैयारी करना शुरू करें सबसे पहले PYQs देखिए। जब आप PYQs देखते हैं आपको पता चलता है पूछा क्या जा रहा है। Familiarizing yourself with the PYQs is very very important in understanding what is asked in the paper, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी अब उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकें। आपको एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी चाहिए और आपको एक अच्छा टाइम टेबल चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना बहुत गलत है। यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग एवरी डे। तो आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बना के चलना है एंड यू हैव टू कवर द सिलेबस। इसके अलावा जो आप इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कि आपने कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करना है, फाउंडेशन पर काम करना है। उसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद एनालाइज करें उन्हें और एक्यूरेसी पर काम करें। जब आप ये सभी स्टेप्स कर चुके हैं तब आप स्पीड पर आइए। एकदम ऐसे स्पीड पर आएंगे, रशिंग थ्रू वोंट हेल्प यू एट ऑल। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ एंड दैट इज वोकैबुलरी, जिसको बहुत सारे बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। आई अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम few years back and I prepared for only 2 months and I was able to get 28 questions correct out of 30 of vocabulary. कैसे हुआ ये? How was this possible? मैंने पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी यूज की है। मैंने क्लास में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है। रूट वर्ड स्ट्रैटेजी, सफिक्स, प्रीफिक्स, निमोनिक्स, कंगैरू वर्ड्स, डिक्शनरी, क्लस्टर वर्ड। आपको इनमें से जो भी अच्छी लगे आप वो स्ट्रैटेजी उठाइए और आप अपनी वोकैबुलरी पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। ट्राई लर्निंग एटलीस्ट 10 to 15 वर्ड्स अ डे, ताकि आप एग्जाम तक अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर आपको किसी भी पैसेज में किसी पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता है और आप उसे कॉन्टेक्चुअली भी नहीं समझ पाए हैं, तो क्या आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे? राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। तो आपको फोकस करना है अपनी वोकैबुलरी पर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ग्रामर। बच्चों को लगता है क्लैट में तो ग्रामर आती ही नहीं है, तो क्या फायदा करने का? एलिट में तो आती है, बाकी एग्जाम्स में तो आती है
और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना आपको व्याकरण आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हिंदी में व्याकरण करते हैं, इंग्लिश में ग्रामर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैसे यूज किए जाते हैं, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्या टेंसेज हैं। अगर आपको इस सब की नॉलेज नहीं है तो आपका वो कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाएगा पैसेज में, राइट? आपको नहीं समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रामर को भी ब्रश अप करना। इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस की। सेक्शनल टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्शनल टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको अपनी स्पीड का नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा गलती क्यों हुई है। सेम मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आप एक सीक्वेंस पर आ सके कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले इंग्लिश करनी है, फिर करंट अफेयर्स करना है, फिर लीगल करना है, फिर डीआई करना है, फिर लॉजिकल, या फिर पहले लॉजिकल करना है और बाद में इंग्लिश। ये आप सिर्फ तब डिसाइड कर पाएंगे जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। बात सिर्फ मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट की नहीं है, उसको एनालाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने नोटिस किया है बच्चे जो गलतियां करते हैं वो बेसिकली 3 से 4 तरह की होती है। पहली, व्हेन यू आर वेरी वेरी कैजुअल, और जब आपने सिर्फ कैजुअली पढ़ लिया है और आपको पैसेज समझ में नहीं आया है। सेकेंड मिस्टेक होती है जब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। बहुत सारे बच्चे 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, फिर 2 ऑप्शन बच जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आप अपने करेक्ट आंसर तक आ ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन। समझिए कि भाई जो इंग्लिश है ये मैथ्स नहीं है जिसमें आप करें 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 और बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन अच्छे से सीखिए। अब नेक्स्ट तरह की जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है कंसेप्ट क्लैरिटी की। अगर आपको टाइप्स ऑफ टोन नहीं क्लियर है, अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं आता है, अगर आपको ये नहीं पता है गैर्यूलिस का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है, तो आप कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट? तो कंसेप्ट क्लैरिटी पर भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। आप ये एनालाइज कीजिए आपकी गलती क्यों हुई है। क्या आप कैजुअल थे, अलर्ट नहीं थे, क्या आपको पैसेज समझ में नहीं आया, क्या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या आप एलिमिनेट नहीं कर पाए, या आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे थे, या फिर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करना है। आप अपनी गलती को समझिए और फिर उसके बाद उस पर काम कीजिए। मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट इट अगेन। ओके, बहुत सारे बच्चे एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। उनको लगता है ऐसे टिक मार्क करते हुए चलना ये सही है ये गलत, सिर्फ ये एनालिसिस है। नहीं, एनालिसिस का मतलब है ये जानना गलती क्यों हुई ताकि आप उसको सुधार सके और अपने नेक्स्ट पेपर में उसे ना करें। अब नेक्स्ट चीज आती है स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड। बहुत सारे बच्चे पैसेज पढ़ रहे होते हैं, बीच में एक लाइन आ गई है, नहीं समझ में आई है, उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नहीं समझ में आई है उसको छोड़ दो और फिर उसके आगे पढ़ो, राइट? दिस इज द वे। ऐसे नहीं कि आप उसी लाइन को 4-5 बार पढ़ रहे हैं और आप बहुत दुखी हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। अगर आप पेपर में एंशियस होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है काम कंपोज्ड रहना। और बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश के पैसेजेस को स्किप ही कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। फोकस करिए कि आप अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ये जो मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं ये काफ़ी हैं 22+ लाने में, बट मेक श्योर आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर रही हैं। बहुत सारे बच्चों का मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ नहीं रहा है और बैकलॉग भी कवर नहीं हो रहा है, तो उनका एक क्वाइट क्विटिंग वाला स्टेज आ गया है। तो इस क्वाइट क्विटिंग वाले स्टेज में ना कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो ताकि आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। फोकस ऑन रीडिंग, बिल्डिंग कंसेप्ट क्लैरिटी, practicing and analyzing. These are your 4 mantras for scoring 22+ out of 24 in English. If you have any doubts or any questions, you can put it in the comment section. We will for sure get back to you. Till then, take care. Bye bye.